साथियों, कारकत्वों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे दसम भाव के कुछ विशेष कारकत्वों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दसम भाव को कर्म भाव या राज्य भाव के नाम से प्रमुखतः जाना जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि यह कर्म और राज्य इन दो बातों का सूचक है। कुछ लोग दसम भाव को सिर्फ व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, तो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से इसको जोड़कर देखना सही नहीं होगा। असल में दसम भाव अपने नाम के अनुरूप ही कर्म को सूचित करता है। हो सकता है कुछ लोग व्यापार करते हों तो व्यापार ही उनका कर्म है, और हो सकता है कुछ लोग नौकरी करते हों तो नौकरी ही उनका कर्म है। और मान लीजिए कोई ठेला गाड़ी चलाता है, मजदूरी करता है, तो वही उनका कर्म है। यानी व्यापार की दृष्टि से ना देखकर आदमी का जो भी कर्म है, वह चाहे व्यापार करता हो, मजदूरी करता हो, नौकरी करता हो, वही उसका कर्म है। इस बात को जरा सा समझने की आवश्यकता है। यानी दसम भाव सिर्फ कर्म है जातक का, वो किसी भी प्रकार का कर्म करता हो। शारीरिक दृष्टि से देखें तो घुटनों पर दसम भाव का प्रभाव है, यानी घुटनों को दसम भाव से देखा जाएगा। आजकल आपने अपने आसपास ही कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने जॉइंट रिप्लेस करवाए हैं, नी जॉइंट रिप्लेस, यानी घुटनों का बदलना साधारण भाषा में। तो दसम भाव जब भी डीएक्टिवेट होगा, इस डीएक्टिवेट को आप पीड़ित की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो उस स्थिति में घुटनों में पीड़ा और कष्ट होगी। और इसके साथ साथ ही कहीं अष्टम भाव भी एक्टिव हो गया तो अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से सर्जरी करवानी पड़ सकती है। यानी यह जो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, यह दसम भाव डीएक्टिवेट हो और उसके साथ ही अष्टम भाव एक्टिव हो जाए, उस स्थिति में घुटने बदलवाने की जरूरत पड़ती है। दसम भाव का सीधा संबंध राज्य से है, सरकारी नौकरी से है या किसी सरकारी पद से है। और दसम भाव एक्टिव होने के साथ साथ ही जब पंचम भाव एक्टिव हो जाए, उस स्थिति में जातक सरकारी नौकरी पा लेता है या सरकारी पद पा लेता है, यानी सरकार में उसको कुछ ना कुछ अधिकार वाला पद प्राप्त हो जाता है। अब दसम भाव एक्टिव है और उसके साथ साथ ही यदि एकादश भाव भी एक्टिव हो जाए, इस स्थिति में जातक पूरा चतुर चालाक होता है और यही स्थिति उसे नेतागिरी के चस्के में डाल देती है। अब भले ही वह देश की राजनीति करता हो, राज्य की करता हो, शहर की करता हो या गली मोहल्ले की करता हो, समाज में करता हो, पर वह राजनीति जरूर करेगा। और उसको कहीं मौका और नहीं भी मिले तो वह घर में ही कुछ ऐसी राजनीति जैसी बातें करने लगता है कि इसको उससे भिड़ा दिया या उसको इससे भिड़ा दिया, यानी नेतागिरी का चस्का लग जाता है, भले ही घर में हो बाहर हो। और एक बात देखने में आई है कि दसम के साथ साथ एकादश भाव भी एक्टिव हो और इस समय में जातक यदि चुनाव लड़ता है तो वह चुनाव जीत जाता है, क्योंकि दसम भाव राज्य है, सत्ता है। अब वह सत्ता चाहे लोकसभा की हो, विधानसभा की हो या मेयर की हो या गली मोहल्ले समाज के किसी एसोसिएशन की हो, सत्ता तो सत्ता होती है। तो दसम भाव एक्टिव होने की वजह से उसका संबंध सत्ता से जुड़ जाता है। और आपको मालूम है एकादश भाव है चतुराई, चालाकी और इच्छा पूर्ति का। तो इस अवस्था में यदि वह चुनाव लड़ता है तो साम दाम दंड भेद लगाकर वह चुनाव जीत जाता है। इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि इस दशावधि में वह चुनाव जीत जाएगा। कोई भी सरकारी कर्म, सरकारी ठेकेदारी इत्यादि का संबंध भी दसम भाव से ही है। दसम भाव एक्टिव है तो जातक सरकारी ठेकों में इनमें धन भी कमा लेता है और काम भी उसको अच्छा मिल जाता है। दसम भाव का संबंध उच्च शिक्षा से भी है, बल्कि उच्चतर शिक्षा से। जैसे नवम भाव के कारकत्वों में हमने आपको बताया था कि नवम भाव उच्च शिक्षा का है, तो उस उच्च शिक्षा से भी उच्च शिक्षा यानी पीएचडी, और कई लोग डबल पीएचडी कर लेते हैं, कई लोग और पेपर्स लिखते हैं, यानी जो उच्चतम शिक्षा होती है उसका संबंध दसम भाव से है। यानी जातक को जब भी कोई ऐसी उपलब्धि हासिल होगी, उस समय में उसका दसम भाव एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बिना दसम भाव के एक्टिव हुए यह संभव नहीं हो पाता।
आपने दसम भाव के कारकत्वों में पढ़ा होगा लंबी यात्राएं। तो इन लंबी यात्राओं का मतलब है विदेश यात्रा से। यदि दसम भाव एक्टिव नहीं हो तो जातक का विदेश जाना संभव नहीं होता है, और दसम भाव एक्टिव है तो जातक विदेश चला ही जाता है, और वो भी विशेषकर उच्च शिक्षा हेतु और कर्म हेतु। यानी दसम भाव के एक्टिव रहते रहते जातक विदेश जाएगा तो वह शिक्षा और अपने कर्म के सिलसिले में ही वहां जाएगा। दसम भाव का ही संबंध पुत्र या पुत्री का गोद लेना या देना दोनों से है। मान लीजिए संतानोत्पत्ति के समय में दसम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है तो यहाँ पर संतान उत्पन्न करने में बाधा खड़ी करता है, और दसम भाव के एक्टिव रहते सिर्फ गोद लेने का ही विकल्प बचता है। और यह भी ध्यान में रखिए, यदि जातक का दसम भाव एक्टिव है तो ही उसे गोद की संतान प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। दसम भाव के डीएक्टिवेट रहते हुए गोद की संतान मिलने का योग नहीं बनता है। अब उसमें कारण यह भी हो सकता है कि दसम भाव डीएक्टिवेट है तो हो सकता है जातक को संतान गोद लेने की इच्छा ही नहीं हो, और इच्छा भी हो तो इस स्थिति में उसे मनचाही संतान नहीं मिलेगी। गोद भी लेना चाहे, वो जैसी संतान चाहता है गोद के रूप में, वो नहीं मिल पाएगी। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि दसम भाव के एक्टिव रहते यह भाव संतानोत्पत्ति में बाधक सिद्ध होता है और सिर्फ गोद लेने का ही विकल्प बचता है। दसम भाव पैतृक संपत्ति का भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव स्वयं की यानी स्वार्जित संपत्ति का है, तो उसका विपरीत भाव दसम वह पैतृक संपत्ति का है। मान लीजिए नक्षत्र स्वामी द्वारा दसम भाव एक्टिव किया गया है तो उस जातक के पास निश्चित ही पैतृक संपत्ति अवश्य होगी। अब इस स्थिति में जातक का स्वार्जित संपत्ति का योग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस स्थिति में जातक स्वार्जित संपत्ति बनाता भी है तो वह निश्चित तौर पर उसकी पत्नी के नाम पर होगी। सभी तरह के सरकारी कार्यालय, मंत्री, सरकारी अफसर, सरकार में जो भी काम करते हैं, बाबू, क्लर्क और सरकारी दंड, ये सब दसम भाव के फल हैं। हवन यज्ञ ये कर्म भी दसम भाव का फल है। जातक द्वारा किए जाने वाले यज्ञ और हवन यह उसके दसम भाव को मजबूत करने का काम करते हैं। मान लीजिए जातक का दसम भाव नक्षत्र स्वामी द्वारा एक्टिव किया गया है तो उन जातकों को छोटे मोटे यज्ञ हवन इत्यादि अपने घर में ही अवश्य करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई पंडित जी को बुलाकर और बड़ा हवन करे, स्वयं ही कुछ आहुति देकर हवन अवश्य करना चाहिए। इससे दसम भाव को बहुत बल प्राप्त होता है, या इसे आप दसम भाव का उपाय भी मान सकते हैं। यदि दसम भाव से संबंधित अच्छे फलों में कुछ कमी दिख रही है तो आप निश्चित ही छोटा मोटा यज्ञ या हवन अपने घर पर अवश्य करें। कुंडली का दसम भाव दक्षिण दिशा को सूचित करता है। शायद आप जानते भी होंगे कि ज्योतिष और वास्तु एक ही विद्या की दो शाखाएं हैं, और कुंडली के आधार पर ही आप जातक का पूरा वास्तु से संबंधित पूरा विवरण जान सकते हैं। कुंडली में लग्न पूर्व दिशा है, दसम दक्षिण दिशा है, सप्तम पश्चिम दिशा है और चतुर्थ भाव उत्तर दिशा है। और कुंडली के आधार पर जातक का वास्तु ठीक करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। भविष्य में वास्तु से संबंधित किसी चैप्टर में विस्तार से इस बात का उल्लेख करेंगे और इस पर बातचीत अवश्य करेंगे। राजकीय मुद्रा, उच्चतर शिक्षा, पिता के संबंध में विचार, व्यवसाय, मंत्री पद, सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी, शासकीय सेवा इत्यादि अनेकों कारकत्व दसम भाव में समाये हुए हैं। दसम भाव का एक कारकत्व होता है न्यायाधीश। अब देखिए काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव में मकर राशि पड़ती है, जिसके स्वामी की शनि होते हैं, और शनि को न्यायाधीश कहा गया है। अब यहाँ पर दसम भाव एक्टिव हो गया तो चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट हो ही जाएगा। चतुर्थ भाव डीएक्टिवेट होने का यहाँ फल क्या मिलेगा कि जातक को अपने मन पर पूरा कंट्रोल रहता है। वह कोई भी मनमाने निर्णय नहीं लेता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। यानी दसम के एक्टिव रहते न्यायाधीश के रूप में जातक जो भी विचार व्यक्त करेगा या फैसला करेगा वह पक्षपात पूर्ण नहीं होगा, वह कानून सम्मत होगा। इसीलिए आप देखेंगे
कि न्यायाधीशों की कुंडली में दशम भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है। अब अंत में बात करें तो दशम भाव का एक प्रमुख कारकत्व है दुख। जैसे चतुर्थ भाव सुख का है तो चतुर्थ भाव का विपरीत भाव दशम वह दुख का है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि चतुर्थ भाव माता का है, सुख का है। अब मान लीजिए कोई बालक कुछ गलत काम करके घर में आता है और वह माता को बता देता है, तो माता उसे सिर्फ समझाइश दे देती है कि आगे से ऐसा मत करना, और उसको छुपा लेती है, उसकी गलती को भी छुपा लेती है। इसलिए यह सुख का भाव है, माता सुख है। अब देखिए इसके विपरीत यदि यही बात, बालक की यही गलती पिता को मालूम पड़ती है जो कि दशम यानी दुख का भाव है, तो पिता क्या करता है, उसको 2-4 झापड़ लगाकर और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। इसीलिए दशम भाव दुख का कहा गया है। यूं भी आप मकर राशि में बैठे मंगल की स्थिति देख लें, क्योंकि वहां पर वो उच्च का हो जाता है, और मकर का मंगल होने से व्यक्ति कर्मशील तो रहता ही है। अथवा नक्षत्र स्वामी का भाव उच्च हो तो भी यही स्थिति बनती है। तो ऐसा जातक कर्मशील तो रहता है, यानी उसकी नियति ही है कर्म में रत रहना। अब जो निरंतर कर्म में रत रहेगा उसको दुख तो मिलेगा, क्योंकि उसको तो कर्म करते रहना है, और कर्म करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ गलत फैसले भी होंगे, कुछ गलतियां भी होंगी, कहीं पर चूक भी होगी, और उसके एवज में उसको दुख ही मिलता है। इसलिए दशम भाव को दुख का भाव कहा गया है। आशा है इस चैप्टर से आपको फलित के संबंध में कुछ नए सूत्र मिले होंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे की बात के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।